चॉपर में जाते हैं और इतना पैसा आ रहा है। क्या दलित चॉपर में नहीं चल सकता है? बाकी सरकार के पास सारी जनता है, हमारी जांच करा लेनी चाहिए सरकार को। जनता मुझे मौका दे तो मैं राहुल गांधी से अच्छा विकल्प हो सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश? मैंने क्या कहा आपसे? मैं ख्वाहिश तो देखिए, जनता का एक गरीब आदमी का बहुत सारे सपने होते हैं। कहाँ से ये एग्रेशन है इतना? एग्रेशन ये मेरा एक व्यवहार है, मैं कोई जानबूझ के किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहता। तीसरे नंबर पर आई है वो जो महिला नेता की आप बात कर रहे हैं, जिनको आपने आगे रखा, तो यहाँ पर भी आप उनसे बस एक कदम पीछे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शुरू हुआ हूँ, मेरा ये पहला कदम है राजनीति। आपके खुद इतने केसेस, कितने नंबर हो चुके हैं आपके केसेस के? गिनना की आदत छोड़ दी है। तो आपके कदमों को अप्रिशिएट तो करती नहीं है? नहीं, मेरी माँ भी मुझे अक्सर डांटती रहती है, मुझे इस चीज़ की परवाह तो नहीं। माँ की तरह आप? हाँ, बड़े हैं मेरे परिवार के, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनका हूँ और उनके लिए हूँ, और जब तक जीऊंगा उनका रहूँगा। जब कोई मीडिया का व्यक्ति जो है मेरे स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि उनकी एक सीमा है। मुझे लगता है काफी लोगों ने आपकी बात भी रखी है सामने, ऐसा नहीं? जिन लोगों को मैंने अब तक डांटा है या उनको समझाया है, उनके इंटरव्यू आप स्टार्टिंग से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे पता लग जाता है कि ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार है। पत्रकार जो वहाँ बैठ कर दलाली करते हैं, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। योगी आदित्यनाथ और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, कौन आपकी नजर में ज्यादा बेहतर लगता है आपको? बड़ा नुकसान किया अखिलेश जी ने हमारा, जब उन्होंने डिमोशन किए बहुत सारे। राजनीति में कभी कोई किसी का ज्यादा दिन तक परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आने वाले कल में क्या होगा ये भी भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने तो मायावती जी से भी गठबंधन किया था, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। अच्छा था वो, एक अच्छा जो है, एक अच्छा अवसर था, उसमें अखिलेश जी की ज्यादा गलती नहीं, ये मैं मानता हूँ। तो मायावती जी की गलती? हाँ, बिल्कुल गलती है। देश की राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा जो कि दलित समाज की दशा और दिशा में काफी बड़ा योगदान देने वाला है, लेकिन क्या वाकई में ये चेहरा सबसे सशक्त नेता बन जाएगा? जी हां, मैं बात कर रही हूं इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की, और वो हमारे साथ हैं और ये सवाल उन्हीं से पूछते हैं। जिस तरह से लोगों की उम्मीदें आपके पास आने लगी हैं, मैंने देखा खास तौर से यूथ में काफ़ी युवा आपकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो मायावती नहीं कर पाई या जो उम्मीदें उनसे थी वो अब आप पूरी कर देंगे। तो ये कनेक्ट जो बना है यूथ के साथ, थोड़ा सा इस बारे में बताइए चंद्रशेखर जी। देखिए, समय बदल रहा है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी बढ़ रही। लंबे समय से हाशिए पे रहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं, वो अब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो मौका चाहते हैं, अगर उनको मिले तो वो कुछ अच्छा करके दिखाएं। काफ़ी लंबे समय से युवाओं को नज़रअंदाज किया गया है भारतीय राजनीति से। वो युवाओं को ये कह के पीछे हटा देते तमाम दल कि ये भी नौजवान हैं, इनको अनुभव नहीं है। हमने उनको मौका दिया है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब उनकी उम्मीदें और बढ़ रही। जो तमाम पार्टियों में नौजवान नेता थे और पीछे सिर्फ झंडा पकड़े खड़े रहते थे, अब वो आ रहे हैं और वो आके काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक बार मौका मिले, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब देश की सीमा पे हमें नौजवान चाहिए, देश की रक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, तो हमें देश में भी नौजवानों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो जब वो एक अच्छे 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, लेकिन कहते हैं कि 60 साल के बाद राजनीति हो रही है, तो मुझे लगता है नौजवानों को मौका देना चाहिए और उनको वो सीखने का समय मिलेगा तो वो अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि कोरे कागज हैं, कोरी किताबें हैं। जैसा स्कूल में हम लोग जाते हैं स्टार्टिंग में, जैसा टीचर हमें मिलता है, जैसा एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, वैसे हम बन जाते हैं। उसी तरह से जैसा नौजवानों को राजनीति करने का अनुभव और समय मिलेगा, वैसे ही वो राजनीति करेंगे। तो एक अच्छी और सशक्त राजनीति जो देश हित में हो, जो एक अच्छा समाज बनाए, जो गरीबों की परेशानियों को समझे, उनके लिए हल निकालें, जो उनसे सिर्फ वोट का रिश्ता ना रखें, उनके सुख दुख में साथ खड़े हों, ऐसी राजनीति जो होनी चाहिए थी, जो उनके मुद्दों पे बात करे। धर्म जब सवाल हो तो धर्म की चादर ना उड़े, ऐसी राजनीति होनी चाहिए थी और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाले कल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगी युवाओं के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितने सीधे तरीके से आपने अपनी बात कह दी है, उतने तरीके से पुरानी पार्टियां और पुराने नेता इसे स्वीकार नहीं कर रहे। शायद यही वजह है कि यूथ को बार बार एग्रेसिव समझते हुए अरेस्ट कर लेते हैं। यानी मैं आपकी बात कर रही हूँ, कितनी बार आप अरेस्ट हुए? लगभग मुझे नहीं लगता पिछले कुछ सालों में जो भी बड़े आंदोलन रहे, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, हाथरस की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, हर बात पर आपने अपनी बात सामने रखी, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट अरेस्टिंग। देखिए, मैं दो बातें साफ करना चाहता हूँ और वो आपको समझ में आएगी और मुझे नेताओं को समझाने की जरूरत नहीं। जिस जनता को समझाना उसकी समझ में आ रही है।
क्योंकि जनता, नेता जो है आदमी जनता से होता है, जनता नेता बनाती है। ये लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो जो जनता चाहती है, जिसको नेता बनाना चाहती है वही बनता है। अब यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जिसके साथ जनता होती है वो राजा बनता है। इसलिए तो 1 या 2 टर्म के बाद प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, हर 1 टर्म के बाद चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, उसी क्षेत्र के विधायक और एमपी बदल जाते हैं। आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, जो सत्ता में सरकारें बैठी हैं वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती हैं, वो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि विरोध का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं तो शहीद करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए शहादत दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे। शहीद शिरोमणि उधम सिंह नौजवान थे। एक ऐसी यूनिट जिसको इतिहास में तो आतंकवादी और पता नहीं किन किन नामों से वो किया गया, लेकिन वो जिम्मेदार थे, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी भी दी और हंसते हुए फांसी कबूल करी, क्योंकि अपने देश से प्यार करते थे और गुलामी नहीं चाहते थे। तो कब तक ये नेता हमें रिजेक्ट करते रहेंगे, गुस्सेल कह के या नौजवान कह के, गैर अनुभवी करके, इनके करने से फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा कर पाते हैं। लेकिन विरोध करने को तो आंदोलन जीवित तक। आप ये भी तो समझिए ना कि देश आजाद कैसे हुआ। देश की आजादी में बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन से तमाम नेता पैदा हुए। उन नेताओं को जनता ने स्वीकार किया, उनको सत्ता में आने का मौका मिला, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। उन आंदोलनों की वजह से अंग्रेज यहां से गए। और जब ये अभी की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था जिसको अन्ना हजारे का आंदोलन कहा जाता है, वो पूरे देश में बड़ा चर्चित आंदोलन हुआ। उसके बाद कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा और बीजेपी सत्ता में आई। तो जिन आंदोलन तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता के साथ विपक्ष का बड़ा अहम रोल है। तो जब विपक्ष अपना काम ना कर रहा हो या कर भी रहा हो, किसी मजबूरी से सड़कों पर ना पा रहा, तो जनता को रहना चाहिए। और तमाम बहुजन नेताओं ने कहा कि संसद अगर तानाशाह हो जाए, सरकार तानाशाह, तो सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है अधिकार, तो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में थोड़ा ही है, अभी अमेरिका में हुआ, जब ब्लैक लाइव्स मैटर पे एक आंदोलन होता है, जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होती है तो पूरा अमेरिका बाहर निकल आता है। व्हाइट हाउस के सामने लिखा जाता है ब्लैक लाइव्स मैटर। वहां के जो राष्ट्रपति है उनको बंकर में छिपना पड़ता है। ये जनता है, ये मालिक है, इनके मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, इनसे सरकार भाग नहीं सकती। तो हम सरकार को बार बार पकड़ के लाते हैं, सरकार भाग जाती है, कभी धर्म की चादर ओढ़ लेती है, कभी राष्ट्रवाद की, झूठे राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लेती है। तो मैं CA-NPR एनआरसी पर उनको पकड़ के लाता हूं कि नहीं, देश में ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। जब वो आरक्षण पे हमला करते हैं तो मैं इनको पकड़ के लाता हूं कि अभी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं हुई कि आप आरक्षण को छीनना चाहते हैं। जब वो रोजगार की बात नहीं करते तो हम लोग उनको रोजगार पे पकड़ के लाते हैं कि रोजगार देना पड़ेगा, गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। आप तब तो 2-2 करोड़ के वादे कर रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 2 भी नहीं दे रहे, जो है वो भी छीन लिए। 1990 से और अब तक 64 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हुई आर्थिक सुधार के नाम पे। जनता का सुधार तो नहीं हुआ है। जनता तो आज भी गरीब है। 84 करोड़ लोग देश के ऐसे हैं जिनको सरकार सस्ता जो है राशन देती है, यानी कि वो गरीबी की रेखा में काम जीते हैं। तो फिर आर्थिक सुधार किनका हुआ है? नेताओं का तो हो गया है। बीजेपी ने बड़े बड़े ऑफिस बना लिए हैं, बीजेपी के जो है RSS के बड़े कार्यालय बन गए हैं, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए हर इलेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आर्थिक सुधार किसका हुआ? कि आप युवा नेता होने के साथ दलित समाज की आवाज उठा रहे, लेकिन आप अब चॉपर में जाते हैं और इतना पैसा आ रहा है, इस तरह के सवाल भी बीजेपी, फिर जब आप उन पर सवाल उठाते हैं तो वो आप पर सवाल इस बारे में कर रही है। अच्छा है ना, सवाल तो जरूरी है। पार्लियामेंट सेशन चलते सवाल ही तो होते हैं। जनता भी बाहर होती तो सवाल ही तो करती है। सवाल अगर हम आज सवाल पूछने लगे हैं तो इस पे सरकार के पेट में मरोड़ नहीं होनी चाहिए। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है जिस सरकार को चुना गया उससे सवाल पूछना। और बाकी सरकार के पास सारी जनता है, हमारी जांच करा लेनी चाहिए सरकार को, और अपने नेताओं की भी जांच करा लें। जो उनकी पिछली बार जब वो चुनाव लड़ने आए थे तब उनका जो आर्थिक वो था बजट, तब तो उन्होंने जो वो दिया था डिटेल की कितनी उन पर जो है उनका आर्थिक, क्या उनके सशक्तिकरण है, क्या क्या उनके पास रिसोर्सेज, वो चेक करा लीजिए और 5 साल बाद के करा लीजिए और मेरे भी करा लीजिए, मेरे अकाउंट में चेक करा लीजिए। क्या दलित चॉपर में नहीं चल सकता है?
ये तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, सरकारों ने तो नहीं दिया है। तो आज अगर दलित काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, या दलित ही छोटे किसी भी कम्युनिटी का नौजवान है, उसका कोई सपना है, वो कुछ करना चाहता है, तो वो मेहनत कर रहा है, तो किसी को क्यों दिक्कत क्यों हो रही है? दलित का इंसान नहीं होता है, दलित इंसान होता है, और उसको भी वो अधिकार है जो स्वर्ण को है। तो जो किसी जाति धर्म का सबको बराबर के अधिकार है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चौपर में भी चलूंगा और मैं अपने लोगों के लिए चौपर की व्यवस्था भी करूंगा। मैं तो चाहूंगा हर जो है कमजोर वर्ग का जो नौजवान है, जिसको जो सुख सुविधा अमीरों को मिल रही है, उनको मिलनी चाहिए, और उनके लिए तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि आर्थिक सशक्तिकरण हो सब लोगों का, समानता आए, धर्म जाति और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों की हत्याएं बंद हो, लोगों का शोषण बंद हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू हो। एक बड़ा समाज ये सोच के ना डरा रहे कि उसको रोज सबूत देने पड़ेंगे कि वो इस देश से प्यार करता है नहीं करता है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी ना हो कि कल उसको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक सवाल ये उठता है, मेरी जब आपके इंटरव्यू से पहले मेरी कुछ उन लोगों से बात हुई जो आपके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, तो हमने सवाल भी पूछे उनसे कि अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहें, तो वो उनका सवाल ये था कि क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपसे बड़ा कनेक्ट फील करते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये जो डिफरेंस की बात आप बता रहे हैं उसको वो आज भी महसूस कर रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें कब ख़त्म होगी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबर हक देता है। लेकिन कहाँ आपको लगता है ये कमी है, क्योंकि इतनी तमाम सरकारें आके गई हैं लेकिन उसके बाद भी ये बराबरी नहीं कर पाई हैं, और अगर ज़मीन पर बराबरी नहीं हो पाई इस तरह से, तो कहाँ कमी है, किसकी कमी थी ये? हाँ, बस ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये ट्रूथ है। हत्या समझती हैं आप? हत्या, अगर एक जज जो ऑर्डर करते हैं फांसी का, अगर उनकी उस ऑर्डर के से पीछे से उनकी नीयत को हटा लिया जाए तो ये एक हत्या होगी। अगर उनका न्याय देने की नीयत ना हो और उस नीयत को हटा लिया जाए, बस उस नीयत को हटा लिया जाए, तो वो ऑर्डर जो है वो हत्या हो जाएगी। तो ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें जो आज तक, जहां इतना इस देश में जाति व्यवस्था की वजह से भेदभाव है, जो आज तक भी इंसानों और जानवरों में डिफरेंस को नहीं समझ पाए, जो जाति का इतना बड़ा लोगों के दिमाग पे इतना बड़ा असर है कि वो आज भी इतना भेदभाव करते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी करने से, आने जाने से, साथ बैठ के खाना खाने, तमाम तरह के जो परेशानियां, आप आगे भी बढ़ जाओगे, IAS IPS बन जाओगे, लेकिन जाति की वजह से आपको शोषण सहना पड़ेगा। तमाम तरह की परेशानियां स्कूल कॉलेज से लेकर आपके आदमी आप जिंदगी में, आप कमरा लेने जाओगे तो जाति बताए कमरा जहां दिया जाता हो, जहां नौकरी पे जाति बता के दिया जाए, जहां आज भी जो है शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के हाथ का खाना खाने से लोगों को परहेज आती हो, उनको जॉब्स ना मिलती उस वजह से, तो वहां अगर बदलाव के पीछे नीयत नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो सरकार अभी तक रही उनकी नीयत नहीं थी, और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ का काम है। वो चाहते तो ये होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है कि धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जबकि होता है। आप और मैं सब रोज देखते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पैदा हो गया है तो उस पर शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, अब उत्तर प्रदेश की अगर मैं आज बात करूँ तो रोज वहाँ 2 या 3, 4 महिलाओं का एक जिले में रेप हो रहा है, या उनकी हत्या हो रही है, या उनके साथ कोई भी जो है फिजिकल असॉल्ट हो रहा है। अब ये अधिकार किसने दिया किसी को कि कोई किसी का शोषण करे? तो ये कानून का राज है, पुलिस प्रशासन है, तमाम तरह का सिस्टम है। क्यों अपराधियों में डर नहीं है? उससे साबित होता है कि व्यवस्था ने चाहा नहीं है, लोगों की नीयत नहीं है, उनके पास नीति नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा। जब इनकी तरह सोचने वाले लोग, जैसे किसान अभी सड़कों पे, और किसान वो बिल नहीं चाहते थे, वो बिल लागू कर दिए गए, उनको कानून बना दिया, किसान विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है किसान वहां नहीं है। अगर किसान संसद में होते तो ऐसे बिल नहीं आते, लेकिन कुछ नेताओं ने आवाज उठाई है। हाँ, वो नेता वो हैं जो सरकार में नहीं है। तो यानी कि सरकार में किसानों की हिस्सेदारी नहीं है, जो लोग हैं वो किसानों की तेजी नहीं है। उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे लोग, वो जो ऐसी नीयत रखते हो, ऐसी नीति रखते हो, वो वहाँ नहीं है। जिस दिन वो वहाँ होंगे, उनकी सरकारें आएंगी तो इनके लिए काम होगा, और मुझे लगता है कि ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने राजनीतिक दल बना के इस जनता को तैयार करने का काम किया। मैं चाहता हूँ कि इस देश के 90% गरीब एकजुट हो जाए और उन 10% अमीरों से अपनी हिस्सेदारी जो है वो छीन लें।
जिनका कुत्ता एसी में सोता है, मुझे कुत्ते से कोई परहेज नहीं है, लेकिन यहाँ जानवर जो है वो जानवर है, उसको सुविधाएं मिली हैं, लेकिन यहाँ गरीब आदमी भूख के कारण मर जाता है। यहाँ किसान, इस देश में किसान फांसी लगाता है क्योंकि वो कर्ज नहीं दे पाता। यहाँ अमीरों के बड़े बड़े लोन माफ हो जाते हैं। 10,000 रुपये किसान को बेइज्जत करके प्रशासन और पुलिस के लोग उसको बंद कर देते हैं जेल में। तो जब देश के अन्नदाता के साथ जो इनको रोटी खिलाता है उनके साथ ऐसा होता है, तो फिर उन लोगों के साथ जो बड़ी मुश्किल से संविधान से जिनको सामने खड़े होने का, बैठने का, बोलने का अधिकार मिला, उनको तो बहुत कुछ झेलना है अभी। आपने भी आर्टिकल 14 का जिक्र किया, तो ये जो एग्रेशन वाली जो आपकी एक छवि बन रही है, मेरा सवाल बेसिकली आपकी उस छवि को लेकर के है, जहाँ पर आप मतलब अपनी बात तो कहते हैं लेकिन एग्रेशन बराबर आता है उसमें। तो ये कौन सा एग्रेशन है? ये एग्जैक्टली नेता वाला एग्रेशन है या फिर ये वो वाला एग्रेशन है जो मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी जिसमें आपके गांव से और पूरा जो आपका बचपन बीता और जो आपने चीज़ें फेस की उससे जुड़ा हुआ है? कहाँ से ये एग्रेशन है इतना? देखिए, जब आप अपनी बात को कहते हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपने आर्टिकल 15 देखी होगी, और मैंने काफ़ी करीब से नहीं देखी है क्योंकि ज़्यादा फिल्मों का मैं शौक नहीं रखता, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से इस तरह समझा सकता हूँ कि आपको जब नहीं सुना जाएगा, आपके मुद्दों पे बात नहीं होगी, आपको आपके बातों पे जो है चर्चाएं नहीं होगी, तो आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा। और एग्रेशन ये मेरा एक व्यवहार है, मैं कोई जानबूझ के किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहता, मगर मुझे लगता है कि यहाँ लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एग्रेशन मेरा वो विरोध है जो मुझे लगता है कि आदमी आंदोलन में सड़कों पे कब आता है, जब उससे उम्मीद खत्म हो जाती है। तो जो वर्तमान में सरकारें हैं उनसे न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है जी। उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, अभी पुलिस के एक जवान को माफियाओं ने मार दिया, दूसरे दरोगा जी को खूब पीटा, बिकरू कांड, उससे पहले 8 पुलिसकर्मियों की हत्या होगी। तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। मुझे अपने लोग सुरक्षा की चिंता होती है, तब मैं थोड़ा बहुत अपनी बात को रखता हूँ, वो मेरा एक नेचर है। वो उसको अगर आप एग्रेशन कहेंगे तो कोई अलग बात है, लेकिन मैं उसको सिर्फ मेरा एक नेचर है और मैं उस पर कोई ये, मैं किसी के, देखिए सब लोग सम्मान रखते हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी बात को रखना चाहता हूँ क्योंकि वो जरूरी है। और मुझे इसलिए सुनना पड़ेगा लोग, सरकार को, क्योंकि हमारे लोगों ने मुझे आवाज़ दी है, वो मुझे ताकत देते हैं, तब मैं अपनी बात को रख पाता हूँ। आरएसएस खुद को एक ऐसी संस्था बताती है जैसे कि जो, जैसे आपने परेशानियां बताई हैं राज्य में, इन सब का कहीं ना कहीं पीछे एक बैकग्राउंडिंग पे, ज़मीन पर उतर के मदद करती रहती है। जैसा वो जिक्र करते हैं कि आज़ादी के वक्त भी उन्होंने लोगों की बड़ी मदद की थी, जो भूखा पड़ा तब भी उन्होंने की थी मदद। तो आपको नहीं लगता कि ये सब ग्राउंड पर, जब सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में ग्राउंड पर आरएसएस भी कुछ मेहनत कर रही होगी लोगों की परेशानियाँ हल करने के लिए? मगर जितना उन्होंने कहा था, क्या उसमें कुछ चेंज हो पाया? क्या कुछ बदलाव हुआ? क्या जो उन्होंने समय समय मदद की वो आज ज़मीन पे कहीं है? कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में उनका कितना योगदान है ये पूरी दुनिया जानती है। उसमें सावरकर साहब की चिट्ठियाँ बड़ा योगदान देती हैं। तो मुझे उस पर मुझे उनको टिप्पणी करने का या उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं। मैं भीम आर्मी का हिस्सा हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं इस देश के वंचित वर्ग का हिस्सा हूँ। मुझे उनके उस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है और हमें ज़्यादा लोगों को मौका देने की जरूरत है। एक सशक्त नेतृत्व और सभी समाजों का एक नेतृत्व तैयार करने की जरूरत है, जिसमें महिलाओं को भी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो महिलाओं को बराबर के अधिकार हिस्सेदार दी है। क्या पार्लियामेंट में बराबर की संख्या में महिलाएं हैं? क्या किसी सदन में बराबर की संख्या महिलाएं हैं? तो ऐसा नहीं कि महिलाएं नेतृत्व नहीं कर सकती, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनकी नीति नहीं है और ये देना नहीं चाहते। ये महिलाओं का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमने तो लंबे समय तक अपनी एक महिला नेता के नेतृत्व में काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें, हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग और मजबूती से काम करेंगे और जो कर रहा है, जहां कर रहा है, जिस नियत से कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर ये लोग अच्छे लोग होते तो देश में कुछ परिवर्तन होता। जहां हम आज़ाद भारत में जहां से हम शुरू हुए थे, आज भी हम वहीं हैं। कुछ नहीं बदला है, जुगा तू है। अभी आप जितना भी हायर सेक्टर आप देखेंगे, सचिवालय देख लीजिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका वो देख लीजिए, सब टॉप लेवल पे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग नहीं गए हैं। आईबी का देख लीजिए हेड कौन है, सीबीआई का देख लीजिए, इनकम टैक्स का देख, सब इनके अपने लोग हैं। और अभी लेटरल एंट्री करके अपने लोगों को और वो कर रहे हैं कि
वो कानून सम्मत संविधान सम्मत कोई काम ना करे, इनके इशारों पे काम करे। जिस पे आप संसद घेराव की बात यस, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे एक बड़ा स्कैम चल रहा है। अपने जिन बिजनेसमैन से ये लोग चंदा लेते हैं उनसे ये पहले डील करते हैं कि हम आपको ये सरकारी उपक्रम देंगे, फिर उस उपक्रम को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है, उसकी रखरखाव के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। अंत उसको जो है घाटे में दिखाकर, जबकि वो मुनाफा दे रहा था कुछ दिन पहले, उसको घाटे में दिखाकर उसको बेचने की प्रक्रिया कैबिनेट में प्रस्ताव में लाई जाती है, फिर उसको बेच दिया जाता है और कुछ चुनिंदा कंपनी को उसके टेंडर दिए जाते हैं और वो पैसे नहीं देती है, वो बिजनेसमैन इनको पैसे नहीं देता है। वो क्या करता है, उस टेंडर के नाम पे बैंक से अपनी लिमिट बढ़ा लेता है, तो बैंक से लोन उठा के वो सरकार को किस्त मान देता है और अगर वो कुछ दिनों बाद वो लोन नहीं भी देता है तो सरकार उसका लोन माफ कर देती है, क्योंकि वो जो सरकारी उपक्रम प्राइवेट हो गया उसका मालिकाना हक बिजनेसमैन पे चला गया, वो चलना तो है ही, क्योंकि उसको वो जनहित में है। तो इसको चैलेंज करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं? मैं तो बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन तो खुद इतने मुकदमे हो चुके हैं अभी तक। मगर आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अच्छे डिसीजन देने के बाद मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल चले जाते हैं, तो समझ आता है कि कहीं जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, विश्वास नहीं है। जब रंजन गोगोई साहब जैसे लोग जो हैं यहाँ से रिटायर होते हैं और सीधे राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो मेरा विश्वास और सशक्त हो जाता है कि सरकार का सभी जगह हस्तक्षेप है। आपके खुद इतने केसेस, कितने नंबर हो चुके हैं आपके केसेस के? गिनना की आदत छोड़ दी है, क्योंकि देश से ज़्यादा प्यार है और अपनी परवाह होती तो मुकदमों की परवाह करता। मेरा एक ही वो है सिद्धांत कि मैं सरकार की तानाशाही के आगे झुकूंगा नहीं। और आजाद समाज पार्टी खुद अभी शहर में तीसरे नंबर पर आई है। वो जो महिला नेता की आप बात कर रहे हैं जिनको आपने आगे रखा, तो यहाँ पर भी आप उनसे बस एक कदम पीछे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शुरू हुआ हूँ, मेरा ये पहला कदम है राजनीति में। मैंने उससे पहले सिर्फ उनके नेतृत्व में राजनीति की है, अब मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि अच्छे और काम करने वाले ईमानदार लोगों को, जो जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख सुख को देखते हैं, उनको मौका दिया जाए। वैसे आपसे कई बार ये सवाल हुआ है कि वो आपके कदमों को अप्रिशिएट तो करती नहीं है, कई बार आपसे ये सवाल हो चुके हैं। नहीं, मेरी माँ भी मुझे अक्सर डांटती रहती है, मुझे इस चीज़ की परवाह तो माँ की तरह आप? हाँ, बड़े हैं मेरे परिवार के, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो है कि मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ और उनके लिए हूँ, और जब तक जीऊँगा उनका रहूँगा। उनको कभी मैं, मेरे होते उनको कभी निराशा नहीं हाथ लगेगी। और मुझे लगता है काफ़ी इनसिक्योरिटी नहीं है उनको, एक दलित, आपको दलित नेता के तौर पे उन्होंने एक फर्जी नेता के तौर पर भी बोल दिया कि आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो सम्मान मैंने देखा लगातार इतने सालों में, जितनी भी बार आपने उनकी चर्चा की मायावती की, इतनी हर बार आपने ये कहा कि मैं सम्मान करता हूँ, आज भी कह रहे हैं। देखिए, कुछ बातों को लेके उनकी तरफ से मेरे लिए नाराजगी हो सकती है, मगर मुझे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी नाराज़गी में भी एक सीख हो सकती है मेरे लिए। तो मैं हर चीज़ों को प्रयास करता हूँ कि सकारात्मक लूँ। तो मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। अब आगे मेरा प्रयास है कि मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको कुछ सिखाऊं। मैं देश के नौजवानों को सिखाना चाहता हूँ कि उनको अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, और उनको लड़ना चाहिए। और जब तक वो देश के लिए कुछ अच्छा ना कर दें, तब तक उनको अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखना चाहिए। उनको चाहिए कि वो देश के संविधान की सुरक्षा करें, वो अपने देश को मजबूत करने के लिए लड़ें, अपने देश से झूठे वादे ना करें, वो खुद से भी झूठे वादे ना करें और देश से भी झूठे वादे ना करें। अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनको आना चाहिए, क्योंकि अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग इस देश में राजनीतिक सत्ता में बैठ के शासन करेंगे, जिसका खामियाजा जो है वो देश को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने देश को ताकतवर देखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और बिहार के चुनाव, अब वो आपने चुनाव लड़े, लेकिन अब जो चुनाव है असल परीक्षा का 2022 का जो चुनाव आएगा, उसके लिए काफ़ी हलचल शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। छोटे दल जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, और कई बड़े दल हैं जिनका ये कहना है कि वो छोटे दलों के संपर्क में है। तो आप उस तरफ, उस दिशा में काम कर रहे होंगे, 2022 की तैयारी कर रहे होंगे। बस मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए था कि वो छोटे दल की परिभाषा क्या होती है और बड़े दल की परिभाषा क्या होती है? जाहिर है कि जो कम सीटों के साथ जिन्होंने अभी तक चुनाव जीता होगा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने इस देश में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पे देखा लोकसभा में, जिन्होंने सरकार बनाई है।
मैंने यहाँ और तमाम पार्टियों को, मैंने कांग्रेस को जिसने दिल्ली में 15 साल सरकार बनाई है उनको 0 सीटों पे देखा है। तो छोटे दल और बड़े दल, मुझे नहीं पता राजनीतिक परिभाषा क्या होती है। जनता का समर्थन तय करता है कि जनता आपको कहाँ देखना चाहती है। हमने बुलंदशहर चुनाव लड़ा और तमाम राजनीतिक दल वहाँ थे। हमें लगभग 13,530 वोट मिले। एक विधानसभा में अगर ऑन एवरेज हम लोग 10,000 का भी टारगेट, ये समझे, मैं एक छोटी बात बता रहा हूँ आपको कौन कि कितनी बड़ी चाबी हमारे पास में है, तो 403 विधानसभाएं हैं। तो ये टोटल वोट अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 43 लाख के करीब वोट बैठेगा। तो जो लोग 43 लाख वोट पे अभी हैं वो छोटा दल है, बड़ा दल है, या दल है भी या नहीं है। गुड कैलकुलेशन, आपने पहले उसको पूरा कैलकुलेशन सेट कर लिया। हाँ, ये समय तय करेगा। हम लोग काम करेंगे। और मैंने जिन लोगों को पूर्ण बहुमत की सत्ता में देखा ना उत्तर प्रदेश में, उनको मैंने विपक्ष में भी बहुत उसमें देखा। जो कांग्रेस पार्टी जो है पूरे सेंटर में सत्ता में रहती है, वो उत्तर प्रदेश में 3 या 4, 5, 7 सीटों तक रहती है। मुझे नहीं पता बड़ा दल कैसा होता है। अखिलेश यादव जी की भी अभी 50 सीटों करीब है। बसपा ने भी सरकार बनाई थी, वो 18-19 सीटों पर चले गए। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ अप डाउन होता रहता है। समय तय करेगा कि कौन बड़ा दल है, कौन छोटा दल है। मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे ये पता। उम्र में राजनीतिक अनुभव भी उनके पास ज़्यादा हो सकता है। मैंने लाशों पर राजनीति करना नहीं सीखा, ना मैं इसको सीखना चाहता हूँ। मैं समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे गुरु जो हुए हैं तमाम, चाहे वो संत सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव, संत कबीर हो, गुरु घासीदास जी महाराज हो, तथागत बुद्ध, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करता हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो रीडिंग, बुक रीडिंग का भी आपको जरूर काफी शौक करना जरूरी है। अब जो लोग जिनको आदर्श मानते हैं वो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो जो लिख के गए हैं उसमें काफी कुछ सीखने को, तो वो पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने देखा है आप और मैं आराम से अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं पूरी, लेकिन मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं टीवी की, अगर मैं बात करूँ खास तौर से, काफ़ी मतलब नाराज़गी आपकी मैंने देखा कि एक जल्दी मतलब एक कहते हैं ना, एक प्रिपेयर होके बैठना, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, और उनके जवाबों को, सवालों को लेकर के एक अलर्ट मोड में रहना, और उतना कंफर्ट जोन नहीं होना। आपने एग्रेशन भी आपका उसमें जो मैं बात कर रही थी वो दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसी तस्वीर क्यों चली जाती है वहाँ पे इतने अच्छे से? अभी आप सारे सवालों के पूरी डिस्क्रिप्शन में अच्छे से दे रहे हैं। सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। मेरा हक की लड़ाई को लड़ना, हक की बात को कहना, किसी को अग्रेशन नजर आता है। किसी को लगता है कि अगर मैं उनके सवाल पे ये पूछ ले रहा हूँ कि आपको भी जवाब देना पड़ सकता है, तो वो उनको जो है वो अनकंफर्टेबल कंडीशन उनको नजर आ जाती है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ देखिए, मुझे इंटरव्यू में ये पसंद नहीं कोई मुझसे पूछे कि आपका बचपन कैसा था, ये क्या था, या आप जो है स्कूल टाइम में कैसे थे। अरे हम आज में जी रहे हैं, हमें आज पे काम करना है। आप मुझसे फ्यूचर के बारे में पूछे, प्रेजेंट के बारे में पूछे, आप पास्ट में मुझसे पूछे, आप मुझे देश के लिए, मतलब मेरी देश के लिए क्या चाहते हैं, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं। यही तो अच्छा का सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे कि आप पहले क्या करते थे, आपने तब क्या किया, तो जो मैंने किया वो आपको पता है, और वो मैं 50 बार बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जब कोई मीडिया का व्यक्ति जो है मेरे स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करता है, तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि उनकी एक सीमा है। जिन लोगों को मैंने अब तक डांटा है या उनको समझाया है, उनके इंटरव्यू आप स्टार्टिंग तो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब मुझसे कोई अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहता है कि कुछ सियासी गिद्ध, तो मुझे पता लग जाता है कि ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार है, और ये सत्ता के लोग हैं, सत्ता में जो अघोषित प्रवक्ता है सत्ता के दलों के, जो पिछले दरवाजे से जो है बीजेपी या जो भी सत्ता में उसका काम कर रहे हैं। तो फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि प्रवक्ताओं को क्या जवाब होता है। तो अगर विपक्ष का आवाज उठाना और अपने हक की लड़ाई लड़ना वो गिद्ध हो जाते हैं, तो फिर वो जो पत्रकार जो वहां बैठ कर दलाली करते हैं, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं। पत्रकारिता ये होती है कि वो उनकी आवाज उठाएं जिनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, या उनके लिए हक की बात करें, उनके अधिकारों की बात करें जिनको नहीं मिल रहा है, और वो सत्ता से सवाल करें। मगर आज के पत्रकार विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता के लोगों की उनको जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं, सत्ता के लोगों की जो है वो चाटुकारिता करते हैं। ये लोकतंत्र का बड़ा मजाक है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, जब गुलामी जैसी तस्वीरें पेश करता है तो उनको फिर उसी तरह का रिएक्शन भी जो है
मेरे जैसे लोग जो ईमानदार हैं, जो मीडिया की परवाह नहीं करते, वो देते हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने आपकी बात भी रखी है सामने, ऐसा नहीं है? हाँ, अच्छा, जिन्होंने रखी है मैं देखिए महिलाओं का सम्मान करता हूँ और मैं कभी अपनी तरफ से किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कोई छोटा और बड़ा हो, आपसे उम्र में या कद में या और किसी तरह से, आपके पद की वजह से, लेकिन सब एक सम्मान रखते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। आप अगर सम्मान दोगे तभी तो सम्मान मिलेगा, लेकिन जब आदमी कोई अपनी हद भूल जाता है तो फिर उसको बताना पड़ता है। बाकी मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है और मैं व्यक्तिगत लड़ाई रखना भी नहीं चाहता। हम तो मानवता के भला की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबका मंगल हो, तो ना तो इसमें कोई जाति छूटती है, ना धर्म छूटता है, ना कोई विपक्ष का व्यक्ति छूटता है। तो ये तो हमारी वो रहनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव सोच तो हमारी रहनी चाहिए कि सबका मंगल हो, सब लोग अच्छे रहे, जो लोग गलत नीति में वो भी सुधर जाएं, उनको सद्बुद्धि मिले, तथागत बुद्ध का आशीर्वाद अनुकंपा उन पे आए। उत्तर प्रदेश की हम बात मतलब खास तौर से अगर करें तो जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन दोनों में से किसको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और कौन आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर लगता है आपको? क्योंकि दोनों ने कुछ अच्छा हमारे लिए तो नहीं किया है। तो ना तो मुझे जो है, मैं खुद बेरोजगार था, दोनों सरकारों में मुझे तो रोजगार नहीं मिला या मेरे साथ के लोगों को नहीं मिला है, तो मैं किसी को नंबर देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। हाँ, ये है कि जो अच्छा करेगा उसको हमें जो है उसको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो किसकी आपको लगता है किसने दोनों में कंपैरिजन? और भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है, और भी कोई भी नेता, हाँ, एक बड़ा नुकसान किया अखिलेश जी ने हमारा, जब उन्होंने डिमोशन किए बहुत सारे। एसआई इंस्पेक्टर जो है एक कांस्टेबल बना, या जब एक जेई जो है, एक एक्शन जो है जब वो जेई बना, ये डिमोशन कहीं नहीं हुए पूरे देश में, ये उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुए थे। वो बहुत दुखद था। मुझे लगता है कि अब मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, उन्हें अपनी गलती पछतावा है। राजनीति में कभी कोई किसी का ज़्यादा दिन तक परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तो आने वाले कल में क्या होगा ये भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मेरी अपेक्षा ये रहेंगी कि हम उत्तर प्रदेश को एक अच्छी सरकार दें जो जनता के हित में हो, जिसमें गोली की भाषा नहीं, वो जिसमें जनता से संवाद हो। उन्हें तो मायावती जी से भी गठबंधन किया था, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। अच्छा था वो, एक अच्छा जो है, एक अच्छा अवसर था भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने का। मुझे वो उसमें मेरी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि वो होना चाहिए। वो सिरे पे क्यों नहीं चढ़ पाया, मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। उसके लिए वाराणसी से अपना नामांकन भी वापस जी बिल्कुल लिया था और मैंने ये अपील भी की थी, क्योंकि तब हम एक सामाजिक मूवमेंट चलाते थे। मैं चाहता था कि ये दोनों दल मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें, लेकिन फिर वो गठबंधन टूटा, बहुत तरह तमाम तक निगेटिव है। उसमें अखिलेश जी की ज्यादा गलती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो मायावती जी की गलती? हाँ बिल्कुल गलती है और ये सबको पता है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं योगी जी को कोई नंबर देने के मूड में हूँ, तो योगी जी ने जो किया है जनता उनको नंबर देगी और वो आने वाला कल बताएगा। अखिलेश जी ने जो किया है जनता उनको भी नंबर देने के मूड में है। तो जब इलेक्शन आएगा तो जनता मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होने वाला। जनता जो नंबर देगी उससे सरकार बनेगी और जनता जैसे नंबर देगी उससे ही मुख्यमंत्री तय होगा। तो कौन बनेगा ये समय बताएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। ये तो राज्य की बात है। अब मैं अगर केंद्र की आपसे बात करूं तो जाहिर है वहां पर राहुल गांधी के चेहरे को देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से वो आगे आए, प्रधानमंत्री के तौर पर आगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी इस वक्त के तस्वीर चल रही है उसमें आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी अपने आप को फिट कर पाएंगे कभी फ्यूचर में उस जगह पर? देखिए, मैं राहुल गांधी का कोई रिलेटिव नहीं हूँ या मैं राहुल गांधी की पार्टी से नहीं हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक सिटीजन है। हाँ, एक सिटीजन हूँ, तो मुझे लगता है उनसे अच्छे विकल्प भी हो सकते हैं। जनता मुझे मौका दे तो मैं राहुल गांधी से अच्छा विकल्प हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश? मैंने क्या कहा आपसे, मैं ख्वाहिश तो देखिए, जनता का एक गरीब आदमी का बहुत सारे सपने होते हैं और वो सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करता है। तो मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई अधिकार नहीं है उन पर टिप्पणी करने का। वो भी अच्छे नेता है, वो भविष्य में कैसे नेता साबित होंगे ये उनका काम साबित करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी एक फायदा सबसे बड़ा जो ले रही है वो ये सच है कि वो मोदी जी के विपक्ष में राहुल गांधी जी को दिखाती और वो ये कहते हैं कि देखिए ये आदमी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता इनके कंपैरिजन में, जबकि मोदी जी में इतनी कोई खूबियां नहीं है। अगर जिस दिन कोई दूसरा चेहरा वहां होगा तो मुझे लगता है कि फिर जवाब देना देश की मीडिया को भारी होगा। अभी तो वो राहुल गांधी जी का बहुत फायदा उठा रही है और मुझे इस पर खेद है। और अगर जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ना कि जो उस जगह पर होता है उसे ज़्यादा एहसास होता है कितना मुश्किल है, जिसका पाँव उस जूते में होता है उसे पता है वो कितना चुभ रहा है। तो प्रधानमंत्री के उस स्थिति में जैसे आपने कहा कि मौका मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये मौका अगर आपको मिलता है
तो जितने बेहतर तरीके से स्थितियां हैं उससे ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं या अभी बदतर चल रही हैं और बेहतर होंगी? बिल्कुल बेहतर होंगी जब आपके पास अच्छी नीयत और नीति होगी, जब आप देश को लूटने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, जब आप पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, जब पूंजीपतियों के सारे पे लेकिन इन्हीं पूंजीपतियों से चुनाव लड़ते हैं लोग आकर के 150 लोगों की शहीदगी पे जब आप चुप नहीं रह रहे होते हैं, जब आप देश की जनता के बारे में सोच रहे हो तो देश आगे बढ़ता है। देखिए, दो चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप पूंजीपतियों की बात करें, मुझे पूंजीपतियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूंजीपति जो हैं अपना बिजनेस छोड़ के राजनीति में हिस्सेदारी करने लगते हैं तो ये राजनीति उनके हिसाब से चलने लगती है। ये व्यापार नहीं है। पहली बात तो समझना पड़ेगा राजनीति है क्या। राजनीति एक माध्यम है आप जनता के लिए वो योजनाएं जो उनके हित के हों बनाने का और उन तक वो पहुंचाने का, जिस तरह उनका विकास हो और जिससे देश का विकास हो। आज देश की विकास नीति, विदेश नीति क्या है आप बताइए। चीन जो है सिक्किम में 5 किलोमीटर तक अंदर आ गया, घर बना लिए हैं पक्के, 20-20 जवान शहीद हो जाते हैं, एक के बदले 10 सीट लाने वाले प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों हुए? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे उनसे कोई उम्मीदें भी नहीं है ना। वो प्राइम मिनिस्टर मेरे भी हैं क्योंकि वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर जनता ने उन पर दूसरी बार भरोसा ना किया होता, तो मुझे लगता है कि देश इतने पीछे नहीं जाता। और रही बात तमाम चीज़ों की, तो जनता का आक्रोश आपको ये बता देगा कि वो प्राइम मिनिस्टर से कितना खुश है। एक आखिरी सवाल जी, माइनॉरिटी की भी आप बात करते हैं और दलित समाज की आप बात करते हैं, दोनों का परसेंटेज मिला लें उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है ना। तो अगर इनको मिलाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के एक लीडिंग पार्टी, इनफैक्ट आप एक सत्ता काबिज पार्टी के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो आप क्या अभी से सोच करके, क्योंकि आप जब सोशल काम कर रहे थे और अब जब पार्टी में तब्दील हुई चीज़ें, शुरू से आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने पार्टी बनाने के बाद बात की है, पहले से कर रहे हैं, तो क्या आप पहले से ये प्लान किया था आपने कि ये दोनों समीकरण बेस्ट मेरे लिए आगे रहने वाले हैं राजनीति के तौर पर? नहीं, मैंने कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया है। सच तो ये है कि मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता था। मैं तो मजबूर होकर राजनीति कर रहा हूँ कि जब हमारे लोगों पे, जो लोग मूवमेंट का काम कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं काशीराम साहब को लीडर मानता हूँ, उन्होंने कहा राजनीति चले ना चले लेकिन सामाजिक क्रांति गति वो रुकनी नहीं चाहिए। सत्ता मिले ना मिले लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो मूवमेंट आप चला रहे हैं वो नहीं रुकनी चाहिए। जिन उम्मीदों के साथ माननीय काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो चलाया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, जो ज्योतिबा फुले जी का भी सपना था, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी सपना था, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का भी सपना, जो राम मनोहर लोहिया जी का भी सपना था, जो राम प्रसाद वर्मा जी का भी सपना था, राम स्वरूप वर्मा जी का, जो तमाम बुद्धिजीवी थे, प्यारे लल्लई यादव हो, गुरु नारायण स्वामी हो, संत गाडगे जी महाराज हो, तो तमाम जो चिंतक हुए, जो छत्रपति साहू जी महाराज हो, शिवाजी महाराज, जो उनका सपना था वो अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ और वो मानवता के लिए, वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों के पास और राजनीतिक दल हैं, उनके खुद के राजनीतिक दल हैं, वो उनको शायद मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति की और हमारे राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं है। तो मैं किसी के चरणों में पढ़कर राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं वोट के अधिकार की, वोट की ताकत को समझता हूँ। तो जिनको नहीं मिला है मैं उनके लिए हूँ। तो मैंने कभी शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की बात नहीं की, मैंने हमेशा बैकवर्ड को भी, क्योंकि बाबा साहब बैकवर्ड के लिए ज़्यादा पक्ष में थे और वो चाहते थे कि जो बैकवर्ड की स्थिति है उसमें भी कुछ चेंजेस आए। काशीराम साहब ने भी मंडल कमीशन के लिए 45 दिन बोर्ड क्लब पे दिल्ली में धरना दिया, बहुत सारे लोग रोज गिरफ्तारियां देते थे। तो मैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, ये जो वंचित वर्ग है उनको, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं प्रयास करूंगा कि अपने जो बैकवर्ड के लोग हैं, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको मैं इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा। और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी, उनकी आबादी के हिसाब से वो लोग हम देने का काम करेंगे। तमाम जातियों में नेता तैयार करेंगे, उनके हितों की, उनके मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, उनके मुद्दों पे हम आने वाले समय में जब हमें ताकत मिले काम करेंगे। हम जिनको नहीं मिला है उनको देके एक अच्छा समाज बनाएंगे, और एक अच्छा समाज बनेगा तभी एक अच्छा देश बनेगा, एक अच्छा प्रदेश बनेगा। देखिए, अगर शरीर का कोई एक हिस्सा कमजोर हो जाए तो शरीर ताकतवर नहीं हो सकता है। तो अगर देश में माइनॉरिटी या बैकवर्ड के लोग या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनकी स्थिति नहीं अच्छी होती है तो देश कभी जो है वो विकसित या विकासशील नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें तब तक जो है जमूला बनी रहेंगी जब तक इन पे काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे मत मारो, दलितों को मत मार लो, दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, इस तरह के भाषण देने से काम नहीं चलता है, उनके लिए काम करना पड़ता है।
और जितना अत्याचार बीजेपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हुआ, इतना तो अखिलेश जी की सरकार में भी नहीं हुआ है। खूब जो भी बोलता है उस पर एनएसए लगा देते हैं या यूएपीए लगा देते हैं या और तमाम तरह के एक्ट लगा के जो है। जी, स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, खूब स्वागत है कि उन्होंने मुझे इतना मजबूत तो बनाया। जिस जेलों से लोग नेता डरते हैं, मैं उस जेलों का आदी हो चुका हूँ और मैं कभी जेल से नहीं डरता। मुझे लगता है हर बार गिरफ्तारी से आपके फॉलोअर्स और बढ़ जाते हैं। मैंने काफी पूरे डिटेल रिसर्च कर रही थी। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि सरकार तानाशाही दिखाए, जो हमारे सोए हुए लोग हैं वो जाग जाए। जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने जिस तरह की बर्बरता का प्रयोग करा, जिस तरह से पूरे एक समाज को अपमानित किया, एक नेता को, मैं कब उनका समाज जागा। मैं चौधरी राकेश टिकैत की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये मुझे खूब मेरा उत्पीड़न करें, खूब पीटें, खूब सताएं। जो मेरे जो सोए हुए लोग हैं या इनके दलों में जो थोड़े थोड़े बैठे हैं, वो लोग जाग जाएं, उनको पता लगे कि जब ये मेरी ये हालत कर सकते तो हमारे समाज से कितना प्यार करते होंगे। और जिस दिन ये हमारा समाज जाग जाएगा, इस देश का बहुजन समाज जाग जाएगा, तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं तो तैयार हूं उसके लिए। मुझे तो अगर देखिए, मैं भगत सिंह को भी आदर्श मानता हूं। अगर मेरी शहादत से या मेरे ऊपर हमले करने से या मुझे सताने से अगर हमारे लोग, ये मुझे सताएं और हमारे लोग जागें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। ये देश हमारा है और हम अपने देश को कमजोर नहीं पड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग राजनीति में आए हैं कि योग्य लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जो गलत तमाम तरह की राजनीति हो रही है, व्यापार की राजनीति, ये बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि चाइना और इंडिया एक समय पे आजाद हुए थे लगभग। आज चाइना की इकोनॉमी देखिए आप, और चाइना की स्ट्रेंथ देखिए, और उनकी तमाम तरह की उनकी ताकत देख लीजिए, और भारत की देख लीजिए। तो जाति की वजह से और धर्म की वजह से और तमाम तरह की धार्मिक राजनीति और जाति राजनीति की वजह से आज भारत देखिए कहाँ है दुनिया में, कितना नाम है। कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज हमें देश चलाने के लिए लोन लेने पड़ रहे हैं, देश की सरकारी जो उपक्रम उनको बेचना पड़ रहा है। ये हमारी स्थिति। वहां चाइना दूसरे देशों को लोन दे रहा है। तो यहाँ नियत और नीति नहीं थी, इस वजह से ये पीछे है। और जहाँ नियत और नीति थी, वो लोग आगे बढ़ गए हैं। आपकी बात से लगता है कि भीम आर्मी की जगह आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए थी। हाँ, मेरी माँ को डर लगता था, उनको लगता था कि आर्मी में जाते लोग मर जाते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो उन्होंने उन्हें मुझे भेजा नहीं, इसलिए मैंने भीम आर्मी बनाई, क्योंकि मैं देश हित के लिए कुछ करना चाहता था और देश लड़ना चाहता। खतरा नहीं लगता? नहीं, फिर मैंने माँ को समझाया कि जान एक दिन जानी है, तो अगर वो देश हित में और अपने लोगों की लड़ाई लड़ते जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ देश के जवानों के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है। मैं खुद, मेरे परिवार में कई आर्मी में लोग, और मैंने देखा कि जब उनकी शहादतें हो जाती हैं तो पहले तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और जब अगर किसी तरह शहीद का दर्जा मिल जाए तो उनको जो तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी, उसके लिए उनको जो है तमाम तरह की रिश्वत और तमाम तरह के अपमान और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके चप्पल घिस जाते हैं वो सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो हम यहाँ देश में तमाम लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं, और सेना के जवान 2 दिन याद किए जाते हैं। 2 दिन खंडल मार्च होता है, बाकी ये ट्रेंड सा हो गया है। हाँ, वो कभी वो इस फ्रेम में आए नहीं। तो मैं इन तमाम तरह की राजनीति को बदलने का काम करूंगा। मैं देश के हर एक व्यक्ति की जीवन की कीमत को समझता हूँ, मानव मूल्य जो होता है उनको समझता हूँ, और जिसने कुछ खोया उसको पता होता है। तो मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय खोया है, जो सरकार की तानाशाही और इनके षड्यंत्रों की वजह से, इनके सरकारी मशीनरी दुरुपयोग की वजह से मैंने जेलों में बिताया लगभग 2-3 साल का समय। अभी पिछले 3 साल के अंदर कभी मुझे जामा मस्जिद से गिरफ्तार गया था, पुलिस कहती है कि ये वहाँ भड़काऊ भाषण देते हैं। कोर्ट पूछता है तो बताइए क्या एविडेंस है, तो कह रहे रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल में बंद किया गया है या किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, हमें सबको सुनना चाहिए। विरोध करना हमारा अधिकार है, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार सही काम नहीं करती है। अगर सत्ता में भी सरकार है तो उसको जनहित में काम करने पड़ेंगे, और हम इनको भागने नहीं देंगे, वापस पकड़ के लाएंगे। और आगे आने वाले कल में तो हम इनके गिरवान पकड़ेंगे, क्योंकि ये जनता के मालिक नहीं, जनता के नौकर है, और ये जनता द्वारा बनाए गए और जनता के लिए बने हैं। ये जनता के काम करेंगे, अपने काम करने के लिए नहीं। तो मुझे गर्व है भारतीय होने पे, और मैं इस भारत को और मजबूत भारत देखना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए काम करूँगा। धन्यवाद। तो आक्रोश है, आवाज़ है एक युवा नेता जिसे सत्ता विरासत में नहीं मिली है, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये युवा नेता क्या वाकई में अपने समाज में और देश में एक सशक्त नेता के तौर पर अपनी ज़मीन तलाश पाएंगे। सवालों के जवाब तकरीबन आपको मिले हैं, लेकिन बाकी तो वक्त पर छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर जी, टॉकिंग टू न्यूज़ नेशन। थैंक यू।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।